नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स। ये है हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है WNA यानी कि वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे अमेरिका के द्वारा उठाए गए एक ऐसे कदम के बारे में जिसकी वजह से कहीं हो सकता है आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दें आपको। जिस तरह से कभी सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में हुआ था, कहीं वैसा ही दोबारा भारत और अमेरिका के बीच में तो नहीं होने वाला है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि इतनी बड़ी न्यूज बन गई है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच में दरार डाल सकती है। देखिए हुआ क्या है। यूएस का जो अटॉर्नी है, मतलब कि एक तरह से ये समझिए कि वहां का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है ना, वहां पर यूएस के जो अटॉर्नी है, देखिए किसी भी स्टेट का या फिर किसी भी कंट्री का जो वकील होता है, सबसे बड़ा वकील होता है गवर्नमेंट का, उसे अटॉर्नी ज्यादातर कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल इंडिया में कहा जाता है। तो वहां पर एक भारतीय के खिलाफ एक केस अपील किया गया है, केस फाइल किया गया है, जिसमें बताया यह गया है कि इंडिया के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं। आखिर केस क्या है वो भी आगे बात करेंगे उस पर भी, लेकिन इस केस की वजह से हो सकता है आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी दिखाई दे। देखिए हुआ क्या है कि एक इंडियन ऑफिशियल वॉज बिहाइंड प्लॉट टू असेसिनेट सिख अमेरिकन इन यूएस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह बात कही है कि अमेरिका के अंदर में जो सिख नागरिक हैं, सिख अमेरिकन हैं, उनकी हत्या की साजिश करने के पीछे भारतीय अधिकारियों का हाथ है। आखिर हो क्या रहा है। उसके अलावा जो टेलीग्राफ ने यह न्यूज छापी है कि फिनिश हिम ब्रदर, फिनिश हिम, डोंट टेक टू मच टाइम, अ मर्डर फॉर हायर प्लॉट रिवील्ड इन द यूएस कोर्ट। देखिए हुआ क्या है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है अमेरिका का, उसने एक भारतीय व्यक्ति को अरेस्ट किया था 30 जून को अरेस्ट किया, और उसके खिलाफ वहां की जो कोर्ट है यूएस का, जो न्यूयॉर्क बेस्ड जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका, वहां पर एक केस अपील की गई है उसके खिलाफ, निखिल गुप्ता के खिलाफ। आखिर ये निखिल गुप्ता कौन है और उन्होंने क्या सच में कोई मर्डर किया है या फिर मर्डर को प्लॉट किया है, उसके बारे में आगे विस्तार से हम बात करेंगे। देखिए हुआ क्या है ना, पिछले कुछ दिनों में अगर आप समझेंगे तो कोई एक भी ऐसा व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली सामने तो नहीं आया है, लेकिन भारत के जो खालिस्तानी दुश्मन हैं, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तानी, और ये जो कनाडा और अमेरिका में जा करके बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, वहां से भारत को धमकियां देते हैं, उनको कोई अज्ञात व्यक्ति गोली मार करके उनकी हत्या कर रहा है। इसकी वजह से ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन वहीं पर कनाडा ये कहता है, अमेरिका ये कहता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास कनाडा या अमेरिका की नागरिकता है तो हम अपनी जमीन पर उसको मारने नहीं देंगे, भले ही वो कोई किसी भी देश का टेररिस्ट ही क्यों ना हो। देखिए कितना बड़ा दोगलापन है ये अमेरिका का और इन वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज का, कि वो खुद तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर के मार सकते हैं क्योंकि वो एक टेररिस्ट था। वो खुद ईरान के एक जनरल को जिसका नाम था कासिम सुलेमानी, उसको मार सकते हैं उसकी जमीन पे या फिर कहीं और दुनिया में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMD के ऊपर काम कर रहा था। ऐसा एलिगेशन लगाया गया था अमेरिका के ऊपर कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बना रहा है और उसके लिए कासिम सुलेमानी जिम्मेदार है, ठीक है, और आपने उसको खत्म कर दिया। वहीं पर भारत में अराजकता फैलाने वाले, भारत के खिलाफ बोलने वाले, भारत को धमकी देने वाले ये जो आतंकवादी हैं, सिख भाइयों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इन खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो अमेरिका और कनाडा में बैठ करके भारत को धमकी देते हैं कि हम 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में कोई अगर उड़ेगा तो हम उसको बॉम्ब से उड़ा देंगे। अगर कोई वर्ल्ड कप मैच देखने जाता है तो वहां पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कोई भी व्यक्ति न रहे, ऐसी धमकी किसके द्वारा दी गई थी? गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा। उसने कहा था कि अगर कोई भी इंडिया का वहां पर रहता है तो हम वहां पर उसको बॉम्ब से उड़ा देंगे, उस एयरपोर्ट को उड़ा देंगे, उस एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा देंगे। अब जब ये थ्रेट आ रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इन टेररिस्टों को, इन आतंकवादियों को मार रहा है, तो अब अमेरिका सामने निकल करके आ गया कि देखो भाई, हम अपनी जमीन पे किसी को मारने नहीं देंगे। क्यों नहीं मारने दोगे? आप एक बात बताओ पहले कि आप हमारे आतंकवादियों को अपने यहां पर पनाह क्यों दे रहे हो? जिनको हमने आतंकवादी घोषित कर दिया, जो भारत में अराजकता फैला रहे हैं,
आप उनको नागरिकता क्यों दे रहे हो और पनाह क्यों दे रहे हो? आप पूरी दुनिया में कुछ भी करो वो सही है, हम अगर कुछ करने के लिए निकल जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? और उसी का जवाब आज हम इस पूरे सेशन में ढूंढेंगे और बताएंगे कि अमेरिका और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कंट्रीज है ना, वो कितना बड़ा अपना दोगलापन या फिर कितना बड़ा अपना दो मुहा रवैया हमेशा से दिखाती आई हैं और हमेशा से ये ऐसा ही करते आए हैं। देखिए, अमेरिका एक ऐसा समय था जब अमेरिका अपना जो नेवी का बेड़ा है ना, वो लेकर के आ गया था इंडिया के खिलाफ, इंडिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब बहुत पहले की बात है जब रसिया ने हमारा साथ दिया था, रसिया फिर हमारे सपोर्ट में आया था, रूस हमारे सपोर्ट में आया था और उसके बाद फिर अमेरिका को, इन ब्रिटेन वालों को पीछे हटना पड़ा था। ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था वो युद्ध के समय में, ना कि भारत का। और अब ये लोग, चूंकि इनका जहां पर भी व्यापारिक हित सही समझ में इनको आता है, वहां पर ही ये पहुंच जाते हैं। इस समय पे इंडिया क्या है? इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत क्या है, धीरे धीरे अपने डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत कर रहा है। अपना जो डिफेंस का हमारा बॉर्डर एरियाज है उसको हम मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए हम ज्यादातर वेपन्स खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, जेट्स वगैरह खरीद रहे हैं और वो अमेरिका बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि हम ये सभी चीजें इंडिया को बेचें, इसलिए वो भारत से अच्छे रिश्ते बना करके रखना चाहता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंडिया का हित चाहता हो। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, इन्होंने हमेशा दूसरों को दबाया है, कॉलोनाइज करने का काम किया है और डिवाइड एंड रूल पे काम किया है। ये किसी को भी अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। उसके अलावा चलिए हम पॉइंट पे आते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है इस पूरी कहानी में। ये जो केस फाइल किया गया है और जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये निखिल गुप्ता जो है उसने इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज किया, उसके अलावा इंडिया के कुछ ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये पूरे कहानी में देखिए 5 बड़े किरदार हैं। कौन कौन से? एक है जिसका नाम है CC1। इसको बताया गया है कि ये इंडिया का एक सीनियर ऑफिसर है और पहले ये CRPF में काम कर चुका है। निखिल गुप्ता ये ड्रग डीलर है, एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है जो कि मेन रोल में है इस पूरी कहानी में। उसके अलावा एक क्रिमिनल एसोसिएट है जो कि अमेरिका का है, लेकिन एक्चुअल में ये निखिल गुप्ता के लिए इस पूरी कहानी में काम करता है। अंत में आपको पता चलेगा कि आखिर ये है कौन एक्चुअल में। उसके अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो है विक्टिम, जिसको कि मारना या फिर जिसकी वजह से जिसकी हत्या करने के लिए ये पूरी कहानी रची गई थी। हरदीप सिंह निज्जर कौन है? वो ये जो है गुरपतवंत सिंह गुरपतवंत सिंह पन्नू उसका एसोसिएट है, जिसकी कनाडा के अंदर में हत्या हुई थी। कुछ अनजान व्यक्तियों ने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी। वहीं पर एक अंडरकवर एजेंट भी है जो कि इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए सुपारी लेता है। एक तरीके से निखिल गुप्ता उसको सुपारी देता है इस काम को करने की। काम क्या करना है? काम ये करना है कि एक व्यक्ति है जिसके बारे में जानकारी देगा निखिल गुप्ता, उसको मारना है। मारेगा कौन? अंडरकवर एजेंट मारेगा उसको। अंडरकवर एजेंट को सुपारी कौन दे रहा है? निखिल गुप्ता दे रहा है। निखिल गुप्ता का बॉस कौन है? CC1 है और CC1 एक इंडियन ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है इस पूरे केस के अकॉर्डिंग। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या यह सच्चाई है कि हाँ, जो कुछ भी है अमेरिका की एजेंसी ने या फिर अमेरिका की वकील ने कोर्ट में बातें पेश की हैं, सबूत वगैरह जो भी पेश किए हैं, जिस तरह से केस बना करके वहां पर फाइल किया है, वो सच है या झूठ है? इसकी सच्चाई के ऊपर अभी कुछ भी प्रूफ हो नहीं पाया है, क्योंकि केस अभी ये स्टार्ट हुआ है। एक्चुअल में हमें बस अभी फिलहाल ये जानना है कि केस है क्या। तो केस ये स्टार्ट होता है देखिए मई के महीने से। मई के महीने में होता क्या है? शुरुआत के मई के महीने में जो CC1 है ना, CC1 कौन? सीनियर ऑफिसर जो है वो इंडिया का, वो इस निखिल गुप्ता से कांटेक्ट करता है। निखिल गुप्ता एक इंडियन है जिसकी अमेरिकी नागरिकता भी है और इंडिया की भी नागरिकता है, ठीक है। अब ये CC1 करता क्या है? कांटेक्ट करता है गुप्ता से और उससे बात करता है कि मुझे एक मर्डर करवाना है अमेरिका के अंदर में। तो फिर जब अमेरिका के अंदर में ये मर्डर करवाना है, गुप्ता से बात हो रही है, तो गुप्ता को बदले में क्या मिलेगा? तो CC1 कहता है कि गुप्ता, तुमको बदले में तुम्हारे ऊपर जो भी केसेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर में, हम उसको खत्म करवा देंगे, ठीक है। ये डील हो जाती है उनके बीच में। अब ये जब डील हो जाती है उसके बाद 6 मई को CC1 जो है वो गुप्ता को एक मैसेज भेजता है। गुप्ता को मैसेज भेजता है एक नए नंबर से और कहता है कि इस जो ये नंबर मैं भेजा हूं, जिससे मैसेज किया हूं, उसको तुम CC1 के नाम से सेव कर लो।
जो टारगेट है जिसे किल करना है वो न्यूयॉर्क में रहता है और कैलिफोर्निया में रहता है। मतलब कुछ बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको हमें किल करना है। गुप्ता कहता है कि हम सभी टारगेट्स को खत्म कर देंगे। गुप्ता यानी कि निखिल गुप्ता, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, 12 मई को होता क्या है कि ये जो सीसी गुप्ता है, सीसी वन है, वो गुप्ता को मैसेज करके बताता है कि जो भी उसका केस था उसे संभाल लिया गया है और गुजरात में जो पुलिस है, गुजरात की जो पुलिस है वो अब उसे परेशान नहीं करेगी, और अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारी डीसीपी के साथ में मीटिंग भी फिक्स करवा देंगे और उससे तुम बात कर सकते हो। इस तरीके का ऑफर दिया जाता है सीसी वन के द्वारा गुप्ता को। काम क्या था गुप्ता से? गुप्ता से काम यह था कि किसी का मर्डर करवाना है न्यूयॉर्क के अंदर में, और बदले में सीसी उसको ये सभी चीजें दे रहा है। देखिए होता क्या है उसके बाद, ये बातें धीरे धीरे उनके बीच में चलती रहती हैं। मैसेजेस के थ्रू बातें हो रही हैं, मोबाइल फोन्स पे इनक्रिप्टेड मैसेज जिनको कोई और देख नहीं सकता। लेकिन अमेरिकन एजेंसीज का जो सर्विलांस सिस्टम है वो जीपीएस के थ्रू इनको ट्रैक करते हैं और इनके फुटेज वगैरह सब कुछ उनके पास होते हैं। मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी है जिससे वो देख रहे हैं और उनको बाकायदा ट्रैक कर रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। 29 मई को क्या होता है कि जो गुप्ता है वो सीएस से कांटेक्ट करता है। सीएस कौन है? वो अभी हमने आपको बताया था कि सीएस जो है वो क्रिमिनल एसोसिएट है। कहां पे? अमेरिका में। ये अमेरिका में रहता है, वहां पर काम करता है वगैरह वगैरह। तो गुप्ता को यह लगता है कि ये जो सीएस है ना वो उसकी हेल्प कर सकता है इस मर्डर को करवाने में। एक तरीके से वो एक ब्रोकर के रूप में काम कर सकता है, मिडिल मैन के रूप में काम करवा सकता है। उसके लिए एक ऐसा आदमी ढूंढ सकता है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर में ये हत्या कर सके। और यही बात होती है उन दोनों के बीच में, गुप्ता और सीएस के बीच में ये बात होती है कि आप हमारे लिए एक आदमी ढूंढो जो कि एक मर्डर कर सके। और बताता है कि जिसकी हत्या करनी है वो ज्यादातर समय में न्यूयॉर्क में रहता है और अमेरिका की अलग अलग सिटीज में रहता है, घूमता फिरता रहता है, ठीक है। अभी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आखिर हत्या किसकी करनी है, ठीक है। उसके बाद गुप्ता और सीएस के बीच में जो बातचीत होती है, गुप्ता ने जो भी जरूरी जानकारियां थी उसको वो दे देता है। और गुप्ता बताता है कि वो उसके पास सलाह लेने के बहाने से जा सकता है, क्योंकि जिसकी हत्या करनी है वो एक एडवोकेट भी है, यानी कि वो एडवोकेट वकील है। तो आप तो एक सलाह लेने के बहाने से उसके पास जाओ और पता लगाओ कि क्या कुछ उसका रूटीन है, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या काम करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। गुप्ता ने सीएस से हुई अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट सीसी वन को भेजा। सीसी वन कौन है? सीसी वन है जो इंडिया में बैठा हुआ बॉस है गुप्ता का, वो उसको भेजता है और कहता है कि इस पूरे काम को करने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी। सीसी वन जो बॉस है वो कहता है कि हम लगभग $1.5 लाख तक का अफोर्ड कर सकते हैं, $1.5 लाख तक हम देने के लिए रेडी हैं। लेकिन बदले में क्या चाहिए? बदले में ये चाहिए कि काम पूरी तरीके से सेफ होना चाहिए, किसी का इस बीच में हाथ ना आए, मतलब नाम ना आए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, और बहुत जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट कर दो। गुप्ता इस डील के बीच में, गुप्ता सीएस से बात करता है और कहता है कि हाँ हमने $1 लाख में ये डील कर ली है। अब देखिए मई का महीना कंप्लीट हो जाता है, डील इनकी लगभग $1.5 लाख में हो चुकी है। 1 जून को सीसी जो है गुप्ता को जिसकी हत्या करनी है उसके घर का पता भेजता है, एड्रेस भेज देता है कि हाँ अब ये इस जगह पे जाना है और तुमको इसके इस जिस व्यक्ति को मारना है उसके घर का एड्रेस ये है, अब आप पता लगाओ कि आपको कैसे किल करना है, क्या करना है। 2 जून को सीसी जो है वो गुप्ता को क्या करता है, अपडेट के बारे में पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जो कुछ हमने बताया उसके बारे में क्या काम चल रहा है। उसके बाद गुप्ता सीएस से जल्दी से जल्दी काम खत्म करने के बारे में कहता है। सीएस कौन है? जिसने ये मिडिल मैन का काम किया है, उससे कहता है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करो। 4 जून को गुप्ता कहता है कि अगर काम खत्म हो गया हो तो अपने बॉस से मुलाकात करवाएगा। मतलब वो एक ऑफर और भी देता है कि अगर तुम जल्दी से जल्दी ये काम खत्म कर दोगे तो मैं तुमको अपने बॉस से भी मिलवा दूंगा, ठीक है। ये बातें चल रही थी। उसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होती रहती हैं। जो वो है कौन, सीएस है, वो कहता है कि जो हमारा अंडरकवर एजेंट है ना, यूएस यूसी, वो पैसों की डिमांड कर रहा है, एडवांस की डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब एडवांस की डिमांड की जब बात होती है तो ये जो कौन है, गुप्ता है, गुप्ता कहता है कि ठीक है मैं बात करता हूं और चीजें अरेंज करने की कोशिश करता हूं। ये चीजें अरेंज करी जाती हैं और 9 जून को $15,000 का एडवांस पेमेंट किया जाता है। और इस एडवांस पेमेंट के जो फुटेज थे वो बाकायदा ले लिए जाते हैं। किसके द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा जो पैसे लेने के लिए जाता है। पैसा लेने कौन जाता है? जो अंडर कवर एजेंट है, जो मारने वाला है उस व्यक्ति को,
वो अपनी गाड़ी में ही पैसा लेने के लिए जाता है। गुप्ता किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे भिजवाता है इसके पास तक, और इस पूरे लेन देन का फुटेज रिकॉर्ड हो जाता है उसकी गाड़ी में लगाए गए उसके कैमरे में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसकी पूरी प्लानिंग चलती रहती है, अपडेट्स वगैरह लिए जाते रहते हैं। जो गुप्ता है वो और भी इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ किस तरीके से आप उसके जो एरियाज हैं घर के आसपास के, वहां किस तरह से आप सर्वेलांस वगैरह कैसे ट्रैक कर सकते हैं उसको, वो अभी किस जगह पर है, घर में है या नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सभी इंफॉर्मेशन इन आपस में, ये सभी आपस में शेयर करते रहते हैं। 18 जून को क्या होता है, 18 जून को भारत से दूर, अमेरिका से दूर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। हरदीप सिंह निज्जर कौन है? हरदीप सिंह निज्जर जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का एसोसिएट है, यानी कि एक तरह से असिस्टेंट है, ठीक है। वो कनाडा में रहता है, कनाडा में उसकी हत्या हो जाती है। अब इसकी जब कनाडा में हत्या हो जाती है, उसके बाद गुप्ता और सीएस के बीच में बात होती है। गुप्ता सीएस से कहता है कि जिसका कनाडा में अभी मर्डर हुआ है वो भी एक टारगेट ही था, उसे हमने किसी और से खत्म करवाया है, तुमको यह काम नहीं दिया गया था, ठीक है। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे टारगेट्स हैं, ये जो अभी कनाडा में जिसकी हत्या हुई है निज्जर की, वो 3 से 4 नंबर का टारगेट था जिसे खत्म करना था, वो हो गया, अब तुम अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करो, ये इसके द्वारा कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि लगभग इसकी हत्या के बाद धीरे धीरे अपडेट्स वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन इसको हॉल्ट पे डाला जाता है कि अभी रुक जाओ, अभी मत करो ये काम। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इंडिया के बीच में कुछ टाइज होने वाली है, या फिर कोई ऑफिशियल्स यहाँ वहां आने वाले हैं, इसलिए 10 दिन के लिए फिर इस पूरे प्रोग्राम को रोका जाता है। 24 तारीख के बाद एक क्लियरेंस दिया जाता है CC1 के द्वारा, इंडिया में बैठे गए अधिकारी के द्वारा, कि ठीक है अब तुम जल्दी से जल्दी काम को खत्म करो, चाहे जितना जल्दी हो सके अब जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म कर दो। लेकिन होता क्या है, डेट बढ़ती चली जाती है, उसको ट्रैक करते रहते हैं ये लोग। 29 तारीख को ये जो निखिल गुप्ता है वो इंडिया से ट्रेवल करता है चेक रिपब्लिक के लिए, और 30 जून को उसको चेक रिपब्लिक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। चेक रिपब्लिक को गिरफ्तार क्यों किया जाता है? क्योंकि अमेरिका ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस व्यक्ति को, ये जो यहाँ पर आ रहा है उसको आप अरेस्ट कर लीजिए और फिर हमें प्रदान करिए। चेक रिपब्लिक ऐसा ही करता है। चेक रिपब्लिक कौन है? देखिए, चेक रिपब्लिक जो है ना, वो यूरोप के अंदर में, यूरोप के मिडिल में, बीच में, हार्ट, इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि यूरोप में बीच में, सेंटर में है, ठीक है। अब इस चेक रिपब्लिक के यूएस के साथ में टाइज हैं, और ट्रीटी की वजह से, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की वजह से, ये जो निखिल गुप्ता था इसको चेक रिपब्लिक से उठा करके अमेरिका भेज दिया जाता है, अमेरिका दे दिया जाता है। 30 जून को उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब देखिए, इस पूरी कहानी में ये जो अमेरिका को जानकारी मिली कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि जो हमने अभी आपको दिखाया था पूरा चार्ट की कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उस इन्वॉल्वमेंट के अंदर में ये जो क्रिमिनल एसोसिएट था और अंडरकवर एजेंट था, ये दोनों ही अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। अमेरिका की जो एजेंसी है जिसका नाम है DCA, उसके लिए काम कर रहे थे। DCA कौन है? ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, DEA, सॉरी, DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो स्पेशल सेल है वो इसमें पूरा इन्वॉल्व था, और उसके ही ये दोनों एजेंट थे, और यही लोग डील कर रहे थे निखिल गुप्ता के साथ में, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। अभी फिलहाल अगर DEA की बात करें तो अमेरिका के लगभग 21 जो डोमेस्टिक फील्ड डिवीजन हैं वहां पर ये DEA एक्टिव है। वहां का जो न्यूयॉर्क वाला एरिया है में, वहां पर जो डिवीजन काम करता है, उसने ये पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये इसको पकड़ तो लिया गया, उसके बाद अब कोर्ट में इसका केस चलेगा। अगर केस प्रूफ हो जाता है तो मर्डर फॉर हायर, ठीक है, मतलब सुपारी लेकर दे करके मर्डर करवाने के लिए उसको 10 साल की सजा हो सकती है निखिल गुप्ता को। ये पूरा का पूरा कहानी है, पूरी की पूरी कहानी है जो कि अभी तक फिलहाल हुआ है। अब समझिए बात को कि यहां पर अमेरिका और भारत के रिश्तों में गड़बड़ी कैसे आ सकती है। समझिए ये क्या हो रहा है, जो हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, जिसे हम RNAW कहते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में लोगों का ये कहना है कि अब RNAW और CIA जो है, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो लगभग बराबरी के लेवल पे पहुंच चुके हैं। मोसाद, CIA और RNAW लगभग बराबरी के लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये जो हत्याएं हो रही हैं इंडिया से भागे हुए भगोड़े टेररिस्ट आतंकवादियों की, उनके पीछे RNAW इन्वॉल्व है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि RNAW के जो लोग हैं वो ठीक ठाक लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं।
और आराम से अपना काम करते हैं, जानकारियां जुटाते हैं। ये लोग हत्या वत्या में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब असलियत क्या है ये तो वही लोग जान सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। अब अमेरिका का जो दोगलापन है, अमेरिका का जो दो मुहा रवैया है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि क्या कुछ पहले अमेरिका कर चुका है और अब जब हम कर रहे हैं वही चीज तो वो हमारे खिलाफ आकर के खड़ा हो गया है। ठीक है, देखिए कासिम सुलेमानी आपको पता होगा, जमाल खशोगी आपको पता होगा। जमाल खशोगी कौन है? जमाल खशोगी वो व्यक्ति है जो सऊदी अरब का था, लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ ही बोला करता था। ठीक है, अब सऊदी अरब का खिलाफ जब वो बोलता था और जाकर के अमेरिका में बैठा रहता था तो उसकी हत्या करवा दी गई वहां के जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के, उनके द्वारा। अब जैसे ही उनकी हत्या करवा दी गई तो अमेरिका ये बोलने लगा कि देखो ये हमारे यहाँ पे रहता था, ये हमारा नागरिक था, आपने उसकी हत्या क्यों करवा दी, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए। कासिम सुलेमानी कौन है? ईरान का है, ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी। उसकी हत्या करवाई गई अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने ईरान के जनरल की हत्या करवा दी और फिर उसमें सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट, वजह क्या बताई कि ये WMD बना रहा था, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अच्छा, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो भैया ये बताओ कि वियतनाम में जो अमेरिका ने किया वो क्या था? क्या उसमें मासूम लोगों की जानें नहीं गई थी? क्या वहां पर इतने सारे बॉम्ब्स जो गिरा दिए गए अमेरिका के द्वारा, उसमें मासूम लोग नहीं मारे गए थे? क्या हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे उसने सिर्फ जापान में वहां की सेना को मारा था? क्या वहां पे इनोसेंट लोगों की हत्या नहीं हुई थी? वहां पर अमेरिका का जो ह्यूमन राइट्स है वो सामने क्यों नहीं आया ये कहने के लिए कि नहीं, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से इनोसेंट लोगों की जान चली जाएगी, प्लीज यहां पर बॉम्ब न गिराइए। जब अमेरिका गलती करता है तो अमेरिका कोई उसके लिए अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं देता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन दुनिया की कोई दूसरी कंट्री अगर बाहर, अपने देश के बाहर या फिर अपने देश में ही कुछ भी कर दे छोटा मोटा, तो वो ह्यूमन राइट्स वाले उठ करके आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन, जिसको पाकिस्तान में अमेरिका ने वहां से निकाल करके मार दिया। अब ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, उसको मारा जाना जरूरी था, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन सर आपने भी तो मारा है ना, दूसरे देश में जाकर के मारा है ना, वो भी इसलिए क्योंकि उसने आपके यहाँ पर अटैक कराया था। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, पंजाब को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है, जब हमारे देश को तोड़ने की जो बात कर रहा है उसको अगर हम कहीं पर ढूंढ करके मार दे रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? और उसकी क्या प्रूफ है इस बात का कि जो कुछ भी आपने अभी तक कहा है, जो भी केस आपने फाइल किया है, वो पूरी तरीके से सही है। आजकल स्क्रीनशॉट्स बनाना बहुत मामूली हो गया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किसी का भी वॉइस रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और इस तरह की पिक्चर्स वगैरह निकाली जा सकती है। खैर ये तो केस जब आगे चलेगा तब पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है इस सब काम के किए जाने के पीछे, उसको समझते हैं कि आखिर ऐसा कर क्यों रहा है अमेरिका। इसराइल जो है और अमेरिका जो है वो दोनों ही पक्के वाले दोस्त हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इसराइल के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पूरा का पूरा जो हाथ है, थोड़ा बहुत हाथ नहीं, पूरा का पूरा हाथ अमेरिका का था। 1947 में जब इसराइल एक देश बना, उस समय पे जो इसराइल था वो बहुत कम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसराइल ने उस आसपास के एरिया को कब्जा कर लिया था, ठीक है। आसपास वाला एरिया कैसे कब्जा किया अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसराइल के पास उस समय पे जब 1946 में 47 में इसराइल बना था, उस समय पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया हुआ करता था जो कि व्हाइट वाला पार्ट में दिखाई दे रहा है। 1947 में यूनाइटेड नेशंस का प्लान आता है और यूनाइटेड नेशंस का प्लान मतलब अमेरिका का प्लान, सीधा समझिए। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिका की है। अब होता क्या है, उसके बाद जो फिलिस्तीन है और इसराइल है उसको टू स्टेट सॉल्यूशन के थ्रू अलग अलग करके बांट बूट के दे दिया जाता है। 1967 में जो युद्ध होता है, उस युद्ध के दौरान जो ये है इसराइल इसराइल क्या करता है, इसराइल बहुत सारा एरिया इस 6 डे वॉर के दौरान में कब्जा कर लेता है, जिसमें सबसे बड़े बड़े एरियाज कौन कौन से थे? उसमें जो बड़े बड़े एरियाज थे वो इजिप्ट का सिनाई पेंसुला था, गाजा स्ट्रिप थी, गाजा पट्टी थी, वेस्ट बैंक था और सीरिया का जो गोलन हाइट। देखिए गोलन हाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसराइल का जो ज्यादातर एरिया है ना
वो डेजर्ट वाला एरिया है, रेत ही रेत है। लेकिन गोलन हाइट जो है वहां पे खेती वगैरह हो सकती है, वहां पर हरियाली है। उसके अलावा पानी के लिए एक बहुत बड़ा साधन है गोलन हाइट्स, वहां पे पानी बहुत ज्यादा स्टोर होता है। और इस गोलन हाइट पे बैठ करके बहुत ही आसानी से इधर जॉर्डन में क्या हो रहा है और सीरिया में क्या हो रहा है उसको देखा जा सकता है। सीरिया पे बहुत ही आसानी से अटैक किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इन चारों एरियाज को उसने कब्जा कर लिया इजराइल ने। अब ये जो इजराइल और हमास का वॉर हुआ, इजराइल और हमास के वॉर की वजह से बहुत सी चीजें इजराइल के खिलाफ जाने लगी हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन आता है, क्या कि जो पैलेस्तीन के राइट्स है ना उनका वायोलेशन किया है इजराइल ने, ठीक। अब इस रिजोल्यूशन में इंडिया जो है वो वोटिंग करता ही नहीं है, अब्सटेन कर जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी नवंबर में 13 नवंबर को क्या हुआ, होता यह है कि 12 नवंबर को जो रेजोल्यूशन आता है इंडिया में यूनाइटेड नेशंस में, किस चीज के लिए, कि वहां पर जो कुछ भी हुआ है वहां पे इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन में किया गया है उसका आप क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, नहीं करते हैं। तो वहां पर इजराइल का साथ नहीं देता भारत, भारत उसके खिलाफ में चला जाता है। और उसमें जो वोट करने वाले लोग थे जिसने इजराइल के पक्ष में किया था, उसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज ही थी, सिर्फ 8 कंट्रीज ही थी जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया था। अब उसके बाद फिलहाल जो अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 29 नवंबर को, कल के दिन जो एक तरह से जो रिजोल्यूशन हुआ था उसमें क्या करता है इंडिया, इंडिया फिर से अमेरिका उसके खिलाफ में, इजराइल के खिलाफ में चला जाता है। रिजोल्यूशन ये था कि इजराइल ने जो सीरिया का गोलन हाइट है जिसपे कब्जा किया हुआ है उसको छोड़ दे, अब उसको खाली कर दे। तो इसमें भी इंडिया जो है वो इसके इजराइल के खिलाफ में चला जाता है, ठीक है। खिलाफ में क्यों जाता है, क्योंकि हमारा जो कश्मीर का एरिया है पाकिस्तान और चीन ने, अक्साई चीन और पीओके, इन दोनों पे चीन और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो आने वाले समय में अगर हम लेंगे इनको वापस, ठीक है, तो किसी न किसी सैन्य कार्यवाही से ही लेंगे। तो जब हम इसको वापस लेंगे अपना वाला एरिया, तो उस समय हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इजराइल को हमने यहाँ पे सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि इजराइल ने भी तो कब्जा किया हुआ है दूसरे के एरिया में लड़ाई लड़ करके, ठीक है, युद्ध से। तो वहां पर हमारे हित हैं जिसकी वजह से हम इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका को ये बातें चुभ रही हो कि आखिरकार धीरे धीरे करके इंडिया जो है वो अमेरिका की बातें सुनने की बजाय कहीं ना कहीं रूस और ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको अपने साथ में लेकर के, अफ्रीकन कंट्रीज को अपने साथ में लेकर के बहुत ज्यादा आगे निकलते जा रहा है। और ये बात समझ जाइए कि अमेरिकन कंट्रीज या वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो अपने से आगे किसी को भी निकलते हुए देखना नहीं चाहते हैं। उसके अलावा एक बड़ा रीजन है जो इंडिया के खिलाफ अमेरिका के जाने के पीछे है, वो ये है कि करंट में जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है ना वो बाइडेन सरकार है, बाइडेन की गवर्नमेंट है। और बाइडेन के खिलाफ में इस समय पे एक बंदा खड़ा हो रहा है जिसका नाम है विवेक रामास्वामी। अब ये इलेक्शन में आ रहा है, डेमोक्रेटिक्स यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी उसकी तरफ से है, और बाइडेन के खिलाफ में चुनाव लड़ने वाला है। 2024 आने वाला है, यानी कि अगले साल अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। जब अगले साल अमेरिका में भी चुनाव होंगे, मतलब 2023 में हम अभी चल रहे हैं, 2024 में वहां पर भी चुनाव होंगे और इंडिया में भी चुनाव होंगे, ठीक है। तो 2024 में वहां पर चुनाव होंगे, विवेक रामास्वामी को इंडियंस का वोट मिलेगा क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो उनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, और वहां के जो अमेरिका के नागरिक हैं उनका वोट लेने के लिए तो ये कुछ ऐसा ही बाइडेन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है कि हम धीरे धीरे करके इंडिया अगेंस्ट नैरेटिव शिफ्ट करेंगे जिससे हमें बहुत सारा वोट वहां के लोगों का मिल सके, ठीक है। फिलहाल कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि इंडिया को हमारे साथ में काम करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है वगैरह वगैरह सब ठीक है, लेकिन हम इंडिया के साथ में कोऑपरेट करके आगे काम करना चाहते हैं। यही हरदीप सिंह निज्जर है जिसकी वजह से हुआ क्या था, इंडिया और कनाडा के रिश्तों में एक समय पे बहुत ज्यादा दरारें आ गई थी, और फिलहाल चीजें धीरे धीरे ठीक होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर ये इंडिया और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं, तो आने वाले समय में देखना यह होगा कि इंडिया कैसे फिर अमेरिका को टैकल करता है। ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लोगों तक शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके, लोगों को जानकारी मिल सके कि आखिर क्या कुछ